नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइएगा, और हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे थे और संस्कृत भाषा में जो हमने अधूरा छोड़ा था वह छोड़ा था उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानम में हमने जो देखा वो तरीका बहुत अच्छा लगा होगा आपको। हम उसी तरीके को आगे बढ़ाकर उच्चारण स्थान समाप्ति की ओर ले जाते हैं। उच्चारण स्थान पढ़ें, याद रखें और उनमें भी आप लोग संधि के नियमों को याद रखें। पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। आइएगा, हम आगे चलते हैं। हमारे सामने उच्चारण स्थान टॉपिक चल रहा था। उच्चारण स्थानम, उच्चारण स्थानम टॉपिक चल रहा था। ये हमने बखूबी सीख लिया है, इसमें आदेश सीख लिया है कि भाई उच्चारण स्थान कहां काम आएगा। एक तो आएगा स्थान में, स्थानम क्लियर होगा, और एक होगा संधि, संधि क्लियर हो जाएगी। बात समझ आई? तो ये दो पॉइंट आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। उच्चारण स्थान में स्थान और संधि, है ना। हमने अकुह, विसर्जनीयनम कंठः, इचुएशनम तालु, ऋतुलक्षणम मूर्धा, ऋतुलक्षणम दंता, उपधमानियनम औष्टौ, और आपका यम गणना नाम नासिका च इत्यस्य अर्थ दो, दोनों, अर्थात उच्चारण स्थान दोनों मानक हैं। ठीक है, प्रथम किसको करना है, द्वितीय किसको देना है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइएगा हम इसी के आगे अगला सूत्र लेते हैं। अगला सूत्र क्या है, हर सब्जेक्ट को आसान बनाकर पढ़ें। अगला है यमगणना नाम नासिका च के बाद में आता है एदयितो नाम, एदयितो नाम कंठतालु। हाँ जी, सूत्र है एदयितो नाम कंठतालु। सूत्र आया है एदयितो नाम कंठतालु। ये देतो नहीं है, दयितो है। बोलने का उच्चारण हमेशा शुद्ध होना चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होना चाहिए। एदयितो नाम कंठतालु। एदयितो नाम कंठतालु किम कथयति, क्या कहता है, आओ देखते हैं। एदयितो नाम कंठतालु कहता है यहां से लिया भैया ए और यहां से लिया भैया आई, यहां से लिया ए और यहां से लिया आई, और इन दोनों का जो उच्चारण स्थल है, इन दोनों का जो उच्चारण स्थल है वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। अर्थात इन दोनों को मिला दिया जाए, कंठ को और तालु को मिला दिया जाए। देखो एक रोचक बात यहां से निकल के आएगी, कंठ और तालु को मिला दिया जाए तो यहां पर इसका उच्चारण स्थल क्या बन जाएगा, कंठ तालु बन जाएगा। बात सुनाई, कंठ तालु बन जाएगा। कंठ का तात्पर्य क्या होता है, कंठ का तात्पर्य आपने देखा होगा ए और आ से है, और तालु का तात्पर्य आपने देखा होगा, ये देखो ए या आ से, है ना। और तालु का तात्पर्य आपने देखा होगा ई और ई से है। ये देखो, आपको समझ में आई होगी बात। ए और आ तो कंठ से होता है, ई और ई तालु से होता है इनका उच्चारण स्तर। तो आपके दिमाग में बन जाएगी बात, ए और आ और ई को मिला दिया जाए तो क्या बनकर आएगा, तो हकीकत यही है, ए बन के आएगा, आई नहीं बन के आएगा। आई वृद्धिकारी हो जाता है, आई का तात्पर्य वृद्धि में चला जाता है, तो यहां गुण स्थिति होकर ए बन के आता है। ए आ ई को अगर मिलाया जाए तो हम गुण संधि में ए करते हैं, इसीलिए ए का उच्चारण स्थल कंठ तालु होता है। ध्यान रखिएगा साथियों। अब आओ आगे हम चर्चा करते हैं, इसी में संधि की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें संधि देखनी है। आओ, अगर ए आपको दिख रहा है तो ए का तात्पर्य हम मात्राओं से लेते हैं। ए की मात्रा होती है एक, ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। और आई की मात्रा होती है आपकी दो। यहां पर मैं मात्रा करूं तो ये आती हैं दो मात्राएं। ठीक, तो एक मात्रा का तात्पर्य और दो मात्रा का तात्पर्य। एक मात्रा का तात्पर्य आप संधि करना गुण संधि। कौन सी संधि करना, गुण संधि। और दो मात्रा का तात्पर्य आप करना वृद्धि संधि। ये लो, वृद्धि संधि। अब आपके दिमाग में बैठ गई।
अब आसानी ये हो गई साथियों, जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे तो उस उदाहरण को देखते ही आपका उत्तर ये जाएगा कि भैया एक मात्रा है तो गुण संधि होगी, आपका दिमाग ही बोलेगा, और दो मात्रा है तो साहब वृद्धि संधि होगी, है ना, ये जरूर बोलेगा, चाहे अपवाद है चाहे नहीं है। अगर एक मात्रा है तो वह गुण संधि का ही उदाहरण होगा, और चाहे दो मात्रा है तो वो हमेशा वृद्धि संधि का ही उदाहरण होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अवश्य ध्यान रखिएगा। तो ये अपनी बात यहां पे कंप्लीट होती है। इसी में उदाहरण करके देखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, मैंने आप लोगों के सामने एक उदाहरण लिया, गणेशः, क्या लिखा, गणेशः, ठीक है, गणेशः उदाहरण लिखा। मैंने आपके सामने लिखा सुरेशः, मैंने आपके सामने लिखा धनैषी, है ना, मैंने आपके सामने लिखा शुभैषी। अब आपका दिमाग बोलेगा, है ना, अभी मैं अपवाद भी बताऊंगा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, तो आपका दिमाग सीधा सा बोल गया सर इन दोनों में तो आपकी गुण संधि होगी और इन दोनों में आपकी वृद्धि संधि होगी। अब देखो एक मेन बात लेके आता हूं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा स्वैर, है ना, ये अपवाद में पढ़ते हैं, स्वादि रेणो सूत्र आता है, वह सूत्र कहता है ये गुण संधि का अपवाद है। अपवाद का पता तो आपको जब मैं नियम बताऊंगा उसी समय चलेगा, पर यहां पर संधि कौन सी मानी जाएगी, संधि कौन सी मानी जाएगी, दो मात्रा है तो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, है ना। नियम तो गुण संधि का लग रहा है इसमें, स्व प्लस ई रह, है ना, गुण संधि का नियम लग रहा है स्व प्लस ई रह। अगर हम इसका विच्छेदित रूप करेंगे तो स्व प्लस ई रह रूप बनेगा, तो ये विच्छेदित रूप है ना, स्व प्लस ई रह। तो यहां देखा जाए तो गुण संधि बनने वाली थी, पर गुण संधि को अपवाद मानकर यहां वृद्धि संधि की गई, दो मात्राएं हैं, पर इनका अगर विच्छेद करते हैं तो गण प्लस ईशः आता है, गण प्लस ईशः, ये आपको सभी को पता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर गुण, यहां पर वृद्धि, और यहां पर भी वृद्धि हुई है पर गुण का अपवाद मानकर। तो इनकी अपवाद की चर्चा हम बाद में करेंगे, पर आपको यह ध्यान रखना अगर अपवादिक उदाहरण भी है तो एक मात्रा और दो मात्रा ऐसा कंसेप्ट है जो सही उत्तर ही देके जाता है। बात समझ आई? तो यहां पर अपनी बात हो गई एदयितो नाम कंठतारो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे की बात आती है, इसी प्रकार से एक सूत्र अगला आता है। अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र आता है ओदौतो नाम कंठौष्टम। सूत्र आता है ओदौतो नाम कंठौष्टम, ओदौतो नाम कंठौष्टम। ओदौतो नाम कंठौष्टम सूत्र क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। ओदौतो नाम कंठौष्टम सूत्र कहता है कि साहब यहां से लिया मैंने ओ और यहां से लिया मैंने औ, ठीक है, इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थल एग्जामिनर पूछ बैठे तो आपका उत्तर सदैव सटीक जाना चाहिए। क्या होगा जी? कंठ प्लस ओष्ठ, है ना, कंठ और होठों से इन दोनों का उच्चारण स्थल होता है ओ और औ का। बात समझ रही है? तो यहां ओष्ठ का तात्पर्य, क्योंकि ओ में जो स्थिति आती है वो यहां पर आपको पता चलेगा क्यों होता है ओष्ठ और क्यों होता है कंठ। क्योंकि आपका दिमाग बोल गया होगा कि सर कंठ में तो ए या आ आता है, ठीक है, और ओष्ठ में आता है आपका उ या दीर्घ उ। ये ओष्ठ की बात आ गई, ये लो, ये कंडीशन यहां पर बनती है। इसीलिए तो ओ बनता है गुण का, केवल गुण का, क्योंकि वृद्धि वाला तो ये है, क्योंकि ओ और ओ औ मिलेंगे तो बनेगा, ए और ओ मिलेगा तब बनेगा, ए या औ बनेगा तब मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में वृद्धि कार्य हो जाता है। तो यहां पर गुण कार्य होकर ओ का निष्पन्न होता है और कंठ और ओष्ठ इसका उच्चारण स्थल माना जाता है। इसीलिए कि कंठ में ए या आ है और उ है। जब विच्छेदित रूप करते हैं गुण संधि का तो इसी प्रकार से आपको करना चाहिए ओ के लेवल में, है ना। आगे आओ, हम संधि की बात करते हैं। संधि की बात को देखते हैं साथियों। संधि की बात में देखो, अगर किसी भी शब्द में आपको सीधी सी बात है एक मात्रा दिखे
और एक जगह दो मात्रा दिखे, तो आपका दिमाग बोलेगा सर एक मात्रा का तात्पर्य तो हमारे सामने आपने अभी अभी बताया और दो मात्रा का तात्पर्य भी आपने अभी अभी बताया, एक मात्रा का तात्पर्य हम मानेंगे गुण संधि। कौन सी संधि मानेंगे? गुण संधि, गुण संधि। और दो मात्रा का तात्पर्य हम मानेंगे सर वृद्धि संधि। हम वृद्धि संधि मानेंगे। तो हमारे सामने निकल के आएगा ओदौतो नाम कंठोष्टम, एदयितो नाम कंठतालु, ओदौतो नाम कंठोष्टम। बोलकर देखिएगा, एदयितो नाम कंठतालु, ओदौतो नाम कंठोष्टम। तो आपका दिमाग बोलेगा उत्तर आ जाएगा तुरंत का तुरंत ही। बात सुनाई? तो ये आपके समक्ष बनती है बातें। उदाहरण करके देखें, यहीं पे कर लेते हैं उदाहरण। जैसे मैंने आपके सामने लिखा परोपकारः, परोपकारः, है ना। यहां पर इसका विच्छेदित रूप देखोगे ना तो आपका ये बनेगा पर उपसर्ग और उपकार शब्द, और उपकार भी नहीं उप उपसर्ग और क्री धातु और घय प्रत्यय। देखा जाए तो यही बनता है पूरा मूल स्थिति, है ना। तो यहां पर जो स्थिति बनी, यहां पर ये गुण संधि की बनी है, इसीलिए ओ हुआ है, ए और ऊ मिलकर ओ बन गया। तो परोपकार है, क्री घय कार शब्द घय प्रत्यय निष्पन्नम भवति, घय प्रत्यय निष्पन्नम होती, घय प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न होता है। कार है शब्द क्री धातु घय प्रत्यय है, घय प्रत्यय का हमेशा याद रखना अशेष रहता है और आदि वृद्धि भी होती है। तो क्री री को आर हो गया, रे में अ मिल गया, कार शब्द निष्पन्न हो गया। तो आपको जब प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो आसानी से याद हो जाएंगे। प्रत्यय कितनी शानदार ट्रिक्स हैं, तो आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपका परोपकार शब्द एकदम सही तरीके से याद हो गया होगा। तो आगे देखिएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण और लिखा, मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने जलौघ। ठीक, जलौघ शब्द को देखेंगे तो कितनी मात्रा है? दो। इसको देखेंगे तो एक। दो मात्रा का तात्पर्य वृद्धि संधि से निष्पन्न होगा और एक मात्रा का तात्पर्य गुण संधि से निष्पन्न होगा। जलौघ शब्द बन गया। ओघ यानी जल का, ओघ यानी प्रवाह होता है, ओघ शब्द से अर्थ प्रवाह हिंदी अर्थ। तो जल का प्रवाह, जलौघ शब्द निष्पन्न होता है, वृद्धि संधि हो गई। तो यहां पर गुण संधि, यहां पर वृद्धि संधि। इसका टोटल मिलाकर यह उद्देश्य हो गया कि आपका दिमाग तुरंत उस पर कार्य करेगा कि हां सर यह एक मात्रा है, हां सर ये दो मात्राएं हैं। एक मात्रा गुण संधि का उदाहरण होगा, दो मात्राएं आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। आगे चलते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे चले, अगला है सूत्र है। क्या सूत्र है? सूत्र है वकारस्य। कौन सा रस्य? वकारस्य। याद करो भी, जल्दी बोलो। वकारस्य दंतौष्टम, दंतौष्ठम। देखो, कंठौष्टम दंतौष्टम ये आपके सामने परूप संधि के उदाहरण भी बन के आते हैं और वृद्धि संधि के उदाहरण भी बन के आते हैं। इनकी चर्चाएं हम जब संधि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, है ना। परूप संधि में देखेंगे नियमों को। वकारस्य दंतौष्टम, वकारस्य दंतौष्टम किम कथयति? क्या कहता है वकारस्य दंतौष्टम? आइएगा, ये सीधी सी बात कहता है। आपका दिमाग भी बोल रहा है सर वह है, वह वर्ण का उच्चारण स्थल आप दंतोष्ट कर दो। हाँ जी, कर दिया। ये तो आपको याद है? हाँ सर याद है, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा साथियों, इनको कर दिया हमने दंतौष्ठम। ये लो दंतोष्टम, इसका उच्चारण स्थल दंतोष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दांत और होठ अलग अलग करूं तो मजा आएगा। दंत प्लस औष्ठ, है ना। तो दंत प्लस औष्ठ से हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात और, अब यहां पर अपने को एक संधि का निर्माण करना है। संधि कौन सी बनेगी? संधि बनेगी भैया यण। कौन सी बनेगी? यण। सर यण कैसे बनेगी? याद करो, अपन ने बचपन में ऊ और ऊ का भाईचारा छोड़ा था, है ना। मैंने कहा था यहां पर आगे जन्मा नहीं है इसके लिए, तो ये जन्म चुका है और ये जन्म ले लिया इसने वह ने। संधि बनाने के लिए वह को जन्माया गया है पाणिनि के द्वारा। बात समझ आ रही है? तो ये वह जन्म गया है और वह जन्म गया तो उत्तर भी मिलेगा। कैसे? देखो, नियम बना यण संधि का, अंतिम नियम यण संधि। चौथा,
भाईचारा किसका किसका, ऊ का भाईचारा है य के साथ, सॉरी व के साथ। ये देखो यण संधि बनेगा कैसे, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, मधु प्लस अरिहि, अरि यानी शत्रु, मधु प्लस अरिहि। अब देखिएगा यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखो मैं का मैं, आदोध है, आदय है में क्या की मात्रा लाग रही है रे, आदय है में गुरजी ऊ की मात्रा लाग रही, छोट क्या की बडोड़ा की, गुरजी छोट क्या की लाग रही है, आलू छोट क्या की लगा दी, आगे कौन लाग रहे है, आगे सर अरि लाग रहे हैं, आलू अरि। अब हम इसको देखते हैं, हमें क्या करना है सर, ऊ को भगा दो, भगा दिया, किसको बैठा दो, वह को, ऑपरेशन यही करना था, कर लिया। अब हम किसको ले आएंगे सर, यहां ऊ के स्थान पर वह को ले आओ, ये लो वह को ले आया। अब क्या बनेगा सर, स्थिति नीचे लाओ, मैं का मैं, आदाद है, आदैद है के बाद में ऊ की जगह वह और बाद में था को अरि। सर अब जोड़ांगा तो कहीं बन के आओगे, तू ही बता, आलो गुरुजी आपने बन के आओगो, मैं आदोध है और यहां पर क्या बन जाएगा साथियों, वह और ये रो मधवरी, मधवरी शब्द बन गया, कृष्ण के लिए उपयुक्त में आता है मधवरी। तो मधवरी शब्द बन गया यहां पर, और संधि कौन सी मानी गई, यण संधि का उदाहरण बन गया। कौन संधि का बन गया, यण संधि का उदाहरण बन गया, निष्पन्न हो गया बढ़िया तरीके से, है ना। चलो एक उदाहरण और करके देखो, एक उदाहरण सिंपल सा देता हूं, तनु प्लस अंगी, तनु प्लस अंगी, बताओ क्या बनेगा। एक और देता हूं, साधु प्लस आचार्य, साधु प्लस आचार्य, बनाओ, तनु प्लस अंगी, साधु प्लस आचार्य, बना के देखो उदाहरण, तो क्या बन के आएगा, निश्चित तौर पर आपका उत्तर आएगा सर तनवंगी बनेगा, बनेगा, तने के समान जिसका अंग है या पतली कमर वाली, है ना। साधु आचार्य, साधु आचार्य, साधवाचार्य, ये लो साधवाचार्य, है ना, ये बन गए उदाहरण। तो यहां पर आपको कहीं दिक्कत नहीं है और आपका मस्तिष्क भी बोलने लग गया सर हाँ भाईचारा कितने काम का है। अगर हम भाईचारे से रहे साथियों, अगर हम भाईचारे से रहे तो निश्चित तौर पर हमें यूनियन स्ट्रेंथ की बात मिलती है, संगठन में शक्ति की बात मिलती है, गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। तो आइएगा यही बात अपने दिमाग में बैठती है, तो वापिस एक बार देख लीजिएगा, वकारस्य दंतौष्ठम, वह का उच्चारण स्थल दंत और औष्ठ माना जाता है मिलकर, है ना। ऊ का भाईचारा वैसे होता है जो कि यण संधि का निर्माण करता है। आगे आइएगा, वकारस्य दंतौष्ठम, आगे सूत्र है, अगला है जीवा मूल्यस्य, जीवामूलम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम क्या कहता है, एक बार बोल लीजिएगा, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, याद रखो, जीवामूल्यस्य जीवामूलम क्या कहता है, यहां पर देखो ये कहता है वही बात, ये आपको पता चल गया होगा, यहां आएगा क और यहां आएगा ख, ठीक। इन दोनों का उच्चारण स्थल जो माना जाएगा वो कहां से माना जाएगा, जिह्वा से, इन दोनों का उच्चारण स्थल माना जाएगा जिह्वा से, ये जिह्वा से इनका उच्चारण स्थल होगा साहब। तो क ख से पहले अर्ध विसर्ग है, अर्ध विसर्ग है तो ऐसी स्थिति में इनका उच्चारण स्थल जिह्वा माना जाएगा, और जिह्वा माना जाएगा तो यहां पर अपने दिमाग में बैठ गई बात कि सब इनका जीवा उच्चारण स्थल कर देंगे। अब ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ये वेदों में काम में आते हैं, कहां काम में आते हैं, वेदों में काम में आते हैं। क्या सर यहां संधि का निर्माण होगा, होगा साथी, यहां संधि का निर्माण होगा। सर कौन सी संधि का निर्माण होगा, सर संधि का निर्माण होगा मास्टर साहब, यहां पर संधि का निर्माण होगा विसर्ग का, और विसर्ग भी किस कंडीशन में बटेगा वो देखना। यहां पर नियम बनाता हूं मैं, यहां पर मैंने कह दिया स, और मूल रूप में स है और ऐसे विसर्ग, आगे आ गया क और आगे आ गया ख, ठीक। अब ये कंडीशन बैठेगी, देखो यहां पर इसके स्थान पर, इसके स्थान पर दो कंडीशन बैठेगी, एक तो बैठेगी लौकिक और एक बैठेगी वैदिक, वही बात है उस समय बनाया था वो उपधमान्या में, ये बनेगा लौकिक और ये बनेगा वैदिक।
अब लौकिक का नियम क्या होगा? लौकिक का नियम होगा कि ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर लोक में आपको विसर्ग ही करना है और वैदिक में आपको इसके स्थान पर क्या कर देना है? अर्ध विसर्ग कर देना है। जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने कहा बालश प्लस खादति। अब इन उदाहरण बना श्यापा तो बन जैसी बालह खादति। अगर बालह खादति निष्पन्न करोगे तो ये निश्चित तौर पर लौकिक का उदाहरण होगा, ये लौकिक उदाहरण बनेगा। और इसी को आप अर्ध विसर्ग कर देते, सपोज करो ये कर देते बालह अर्ध विसर्ग खादति, तो ऐसी स्थिति में ये उदाहरण बनता वैदिक। है ना? संधि कौन सी मानी जाती? विसर्ग संधि मानी जाती है ना। यहां पर संयोग माना जाता जैसे लौकिक में, तो पर यहां वैदिक में बालह खादति बनता, जो विसर्ग संधि का आपका उदाहरण निष्पन्न होकर आता ही आता। तो जीवामूल्यस्य जीवामूलम क्या कहता है? क ख से पहले अर्ध विसर्ग है तो इसका उच्चारण स्थल जीवा से माना जाएगा। और ये एक प्रकार का अयोगवाही भी है। अयोगवाही कितने बताए थे? 4 बताए थे। आपका विसर्ग, आपका अनुस्वार, आपका उग्धमानीय और आपका जीवामूलीय, याद रखिएगा। तो जीवामूल्यस्य जीवामूलम इसलिए काम में आता है। तो आपको समझ में आई होगी बात। आगे चलते हैं, आगे चलें। अगला सूत्र है, जो अंतिम सूत्र है, आओ यहां पर आपके सामने बात आती है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य सूत्र किम कथयति? बोलता है जिनका अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थल नासिका होगा। बात इतनी सी है कि जो अनुस्वार है ना, देखो एक होती है चंद्रबिंदु, एक होता है अनुस्वार। चंद्रबिंदु हिंदी में प्रयुक्त लाया जाता है और ये अनुस्वार है वो कहां लाया जाता है? संस्कृत भाषा में। अब देखो संस्कृत में अगर हिंदी में इसका अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो देखो ये तो हो गया तद्भव रूप और ये हो गया आपका तत्सम रूप, ध्यान रखना। तो इसी का, इस अनुस्वार का ही जो परिवर्तित रूप है तद्भव में वो क्या है? चंद्रबिंदु होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर अनुस्वार है, अनुस्वार का ही परिवर्तित तद्भव रूप क्या है? चंद्रबिंदु है। अगर आप अनुस्वार का प्रयोग हिंदी में करते हो तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, अगर चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हो तो वो तद्भव कहलाते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मां लिखोगे तो मां पर आप चंद्रबिंदु लगाओगे तो वो तद्भव रूप होगा, ध्यान रखिएगा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए और आप नोट कर लेना, कहीं पर भी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे चलो, तो यहां पर अपने सामने आया अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थल क्या होगा? सर अनुस्वार का उच्चारण स्थल ये खुद ही बोल रहा है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार किसका है? सर नासिका का है, नाक का है, ठीक। तो नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थल नासिका माना जाता है। अब सर संधि की बात करूं। संधि की बात यहां पर सीधी सी दिख रही है। अगर अनुस्वार होगा तो मनुस्वार आएगा, अगर अनुस्वार होगा तो मनुस्वार आएगा। और मनुस्वार यही बात कहता है, कहीं पर भी अनुस्वार दिख जाए, कहीं पर भी, तो वहां पर आपको देखो यहां पर 2 कंडीशन बैठती है। यहां पर अनुस्वार और एक पंचम वर्ण, ये दोनों विकल्प से कार्य करते हैं। इनका विकल्प भाव पक्ष होता है संधि में। इसके का सूत्र आता है मोनुस्वार है और इसका आता है अनुस्वार से, यही परसवर्ण है। आपको दिमाग आ जाएगा, कल ही बताइए, यही परसवर्ण है। ये देख लेना आगे, है ना, ये मैंने नोट कर दिया है। ये देखो ये सूत्र है, ठीक। अनुस्वार से यही पर के आगे बिंदु पर सवर्ण है, याद रख लेना। तो अनुस्वार और पंचमवर्ण, अगर अनुस्वार युक्त उदाहरण बनता है तो मैं कहूं आपके सामने अंकितः, यह अनुस्वार संधि का उदाहरण होगा। पर इसी अंकितः को विकल्प पक्ष में लिखूं तो यह बन जाता है अंकितः।
तो ये पंचम वर्ण के बाद में वर्गीय वर्ण आता है, वो अनुस्वार यही प्रश्न जो आपको पता है। तो ये दोनों विकल्प भाव पक्ष में कार्य करते हैं, यहां पर अनुस्वार संधि मान ली जाती है और यहां पर अनुस्वार पर सवर्ण संधि मान ली जाती है। तो बात क्लियर हुई होगी आपको बढ़िया तरीके से कि सर आपने इतनी आसानी से संधि को एक 2 क्लासों में ही, केवल 2 घंटों में ही आपने इतने आसानी से क्यों समझा दिया? क्यों समझा दिया? क्योंकि इसका एक मेहनत है और इसमें मेहनत की रुचि आप में पैदा हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो नासिकानुस्वारस्य, नासिका ये बात यहां पर क्लियर हो गई। तो आपके सूत्र भी याद हुआ, आपके दिमाग में ये बात भी पल्ले पड़ी कि विकल्प भाव पक्ष क्या होता है, और मनुस्वार की बात भी आपके पल्ले पड़ी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहां पर अपन ने आपके जो उच्चारण स्थल है वो यहां से एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा और आप यहां पर तुरंत रूप से उच्चारण स्थल का उत्तर दे दोगे। अब कहते हैं उच्चारण स्थल की टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहां पर एक आ गया तालु, एक आ गया मूर्धा, है ना, एक आ गया आपका कंठः, ये क्रम वाइज कोई दिक्कत नहीं, कंठः ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कंठः, तालु, मूर्धा, एक आ गया आपका औष्ठ, एक आ गया आपका दंतः, एक आ गया आपका नासिका, एक आ गया शिरस, है ना। तो ये मूल रूप से अगर आपसे पूछ बैठे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण मूलतः 7 प्रकार के उच्चारण स्थल हैं। स्थल हैं, कौन कौन से हैं? कंठः, तालु, मूर्धा, औष्ठ, दंता, नासिका और सिर। ये 4 प्रकार के, 7 प्रकार के मूलतः एग्जामिनर पूछ बैठे। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आप इतनी सी बात जरूर याद रखिएगा, तो आपके सामने 7 प्रकार के आते हैं, ये आपके मूल है। क्योंकि कंठोष्ठ एक से मिलकर बन जाते हैं, इसलिए कंडीशन अलग बन जाती है। तो आपको पाणिनीय शिक्षा के अनुसार मूलतः 7 प्रकार के स्थल मानने चाहिए। तो बात कंप्लीट हुई। ये बात भी आपके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ही एक एक्सटर्नल बात है, इसको याद रखना है आप लोगों को, ये जरूर ध्यान रखनी। अब आओ इसके कुछ प्रश्न हैं वो हम करते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, एग्जामिनर किस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। आओ, जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक प्रश्न लिखा, मैंने कहा ङ वर्णस्य उच्चारण स्थलम। ठीक, आपका ऑप्शन देखो 4 देगा। ऑप्शन दिया तालु, ऑप्शन दिया मूर्धा, ऑप्शन दिया कंठ, ऑप्शन दिया दंता। तो सोचो आपका उत्तर क्या जाएगा, सोचिएगा जल्दी। ग वर्णस्य उच्चारण स्थलम किम, ग वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा होगा? तालु करेंगे क्या? तालु में तो क्या आता है? तालु में सर च वर्ग आता है। तालु में क्या आता है सर? ये व्यंजन में है तो च वर्ग आता है। च वर्ग का पंचम वर्ण है क्या? च वर्ग का पंचम वर्ण तो सर ये होता है, तो नहीं है, तो ये उत्तर तो नहीं हो सकता। मूर्धा आता है क्या? मूर्धा आता है ट वर्ग, ट ठ ड ड ण है क्या? सब नहीं है, यहां पर तो ट ठ ड ड ण आता है, ये भी नहीं है। सर ये क्या? कंठ, कंठ को देखो, क वर्ग आता है। क वर्ग का आता है क्या? क वर्ग का आता है क ख ग घ ङ, निश्चित तौर पर ङ आता है, तो ये लो इसका उत्तर आपका माना जाएगा ये राइट। इसका कौन सा आता है? त वर्ग है, पंचम वर्ण न है, तो यहां पर आपका उत्तर ये नहीं माना जाएगा। तो सही और सटीक उत्तर आपको यहां तुरंत मिल जाएगा। बात समझ आई? अगर इसी का आपका ऑप्शन ये होता, इसी प्रश्न का ऑप्शन वापस दे रहा हूं,
अब ऑप्शन होते वापिस कंठः, मूर्धा, नासिका या दंतः। अब उत्तर कौन सा जाता भाई? अब उत्तर कौन सा जाता? सर प्रथम प्रेफरेंस हम नासिका को देते क्योंकि पंचम वर्ण था, सेकंड इसको जाता। तो यहां पर सही और सटीक उत्तर देने के लिए आपको नासिका का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन वापस देता हूं। ऑप्शन दिया 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन आए 4। आपसे ऑप्शन दिया वापस कंठः, आपके सामने दिया नासिका, आपके सामने दिया मूर्धा और आपके सामने दिया उभय, उभयौ, है ना। अब क्या देते? अब क्या देते? तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर क्या जाता? अब कईयों का दिमाग बोल रहा होगा सर उभय देना चाहिए क्योंकि कंठ और नासिका है। भैया उभयों का तात्पर्य ऊपर वाले दोनों, ऊपर वाले दोनों। क्या ऊपर वाले दोनों है क्या? नहीं, इसका सही उत्तर नासिका ही जाता। ठीक है, उभय का तात्पर्य कब होता सही? अब देखो 1, 2, 3, 4। ऑप्शन वापिस 4 दे दिए। अब दे दिया कंठः, सब पे लागू होगी बात तो, है ना, पंचमण जितने भी हैं, नासिका। अब आता उभय और यहां पर आता आपके सामने कोई भी दंतः। अब इसका सही सटीक उत्तर जाता आपका उभय। बात समझ आई? तो ये आपके ऑप्शन करने के तरीके हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करके उत्तर आते हुए भी आपको गलत साबित कर देगा। एग्जामिनर का यही मानस है कि वो सिंपल प्रश्न भी जो करके आए आप वो गलती हो जाए और आप नंबर से रह जाए। तो आपको रहना नहीं है, आप एग्जामिनर से चालाक हैं क्योंकि संस्कृत का विद्यार्थी शार्प माइंडेड होता है और वह गलती नहीं करता। तो मुझे जहां तक लगता है आप गलती नहीं करोगे। आपको एक ही प्रश्न से कितने प्रकार के उत्तर देने के तरीके मिल गए हैं। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उसका सही और सटीक उत्तर दे सकते हैं, है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब एग्जामिनर आगे प्रश्न पूछे, जैसे एग्जामिनर आगे प्रश्न पूछ बैठे, ए वर्णी ये नहीं, ए वर्ण मध्य, ए वर्णे, ए वर्णे कर देता हूं, ए वर्णे स्वरौ आगच्छत्, आगच्छति आता है। अब देखो एक छोटा सा प्रश्न मेरे तौर पर बनाया है। क्या प्रश्न बनेगा? ए वर्णे स्वरो आगच्छति। अब ए वर्ण के मध्य स्वर आते हैं, कहने का तात्पर्य ऑप्शन देगा आपके सामने अ प्लस ई, ए प्लस उ, ए प्लस ए और ए प्लस ओ। ये सिंपल सा प्रश्न होगा। अगर आप उत्तर देख पाएंगे तो आपका दिमाग तुरंत बोलेगा सर ए प्लस ई मिलकर ही तो गुण संधि का निर्माण करता है, तो ए उत्तर होगा। बस पर यहां पर ही अगर आई होता तो आपका उत्तर ये नहीं जाता, तब आपका उत्तर जाता ए प्लस ए जाता। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये किसका निर्माण करता? आई का, और ये किसका होता? वृद्धिकारी है, और ये क्या है? ए, ये होता गुणकारी है। बात समझ आ रही? तो इस प्रकार से आपका दिमाग बोलता कि हाँ जी ये स्थिति होती, है ना। तो आपके सामने ये सारी कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ये दिमाग में आपके क्लियर होने चाहिए जी। आपका कार्य हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न पूछा बनाकर कि आपका उत्तर कैसा जाना चाहिए, तो आप उत्तर सही और सटीक दे सकते हैं इस माध्यम से। आगे आइएगा, एक प्रश्न और पूछता है। निम्नलिखितेषु वर्णेषु
कंठ तालु स्थलम भविष्यति। अब देखो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन देगा ओ उ ई ए प्लस ई उत्तर जाएगा। आप जो सोच रहे थे वो मिला ही नहीं, आप जो सोच रहे थे वो मिला ही नहीं, तो क्या होगा भाई उत्तर? क्या ओ पर जाएगा दिमाग? क्या आपका ऊपर जाएगा दिमाग? क्या आपका ई पर जाएगा? क्या ए प्लस ई पर जाएगा? हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं। अब आपका उत्तर जाना चाहिए, क्योंकि कंठ है और तालु है, कंठ तालु पूछा है, इसका मतलब यहां पर कंठ तालु स्थलम वर्णेशु, इन वर्णों में कंठ तालु उच्चारण स्थल बनेगा, जिससे इसका योग ए बनेगा। ए का मतलब होता है कंठ तालु, ए दई दो नाम कंठ तालु। तो आपका दिमाग इन पर सही और सटीक उत्तर देने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो हमने उच्चारण स्थल कंप्लीट कर दिए हैं साथियों। उच्चारण स्थल पर आप बढ़िया तरीके से देखना, हमने उच्चारण स्थल का पार्ट फर्स्ट, उच्चारण स्थल का पार्ट सेकंड दोनों अपलोड कर दिए हैं, तो इससे आप तैयारी में मजबूती मिलेगी। तो बढ़िया तैयारी करना, मेहनत करना। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद साथियों।